Hello everyone. Welcome to the podcast of Legends of Datatix in association with the ADP. तो ये पॉडकास्ट है स्पेशली न्यूट्रिशन फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप फ्रेशर्स हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर्स कर ली है या पीएचडी स्कॉलर हो या पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर गुरलीन कौर। आज हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर रवि कुमार। चलिए फटाफट से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। सो वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट व्हिच इज लेजेंड्स ऑफ डायटेटिक्स। तो हाउ आर यू सर? आई एम फाइन डॉक्टर गुरलीन, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट लेजेंड्स ऑफ डायटेटिक्स। यस सर। तो सर स्टार्ट करने से पहले सर आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? Sure. My name is Ravi Kumar and I am the dietetics in charge, Civil Hospital Smalka, and I am also a PhD scholar and I am the president of ADP, Association of Dietetics Professionals. Along with it, I am also a treasurer at IAPN Karnal chapter. Other than this, I have done my masters in food and nutrition and I have done certificate courses also. Like I am a certified diabetic educator. I have been awarded National Excellence Award by NDEP. Great sir. So many qualifications. तो अभी इट्स इरा जहाँ पे डाइटेटिक स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है कि हमें किस फील्ड में किस तरीके से जाना है। वहाँ पे आपने इतनी सारी क्वालिफिकेशंस बता दी हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता है सर। तो आप ADP के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? व्हाट इज ADP? Sure, ma'am. ADP is a dietetic body. Actually, I felt when I was a student कि इस फील्ड में कोई प्रॉपर डाइटेटिक बॉडी नहीं है जो हमारे राइट्स के लिए फाइट करे, है ना, एडवोकेसी करे। सो दैट्स व्हाई वी कम अप विद ADP टू फाइट फॉर द राइट ऑफ डाइटिशियंस, टू गाइड देम, टू गिव देम ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको एक होता है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे उनको सारी की सारी नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस मिल सके। They can plan their career, they can interact with the experts, they can seek guidance. So that's it. Very nice initiative sir. तो इसका फाउंडर और इसका मेन जो आइडिया है ये सर आपकी तरफ से है? Yes, but it was a collective efforts. No? Okay. We were 12 members who come together with an idea and we gave it a shape. And now ADP is running in India, across India, and we have a lot of you can say members, HODs across India. Oh, very nice sir. तो सर बेसिकली ग्राउंड लेवल पे ADP इस टाइम पे क्या क्या काम कर रही है और किस तरीके से एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है? Okay, actually we are doing a lot of things. First of all, ADP is trying to generate more government jobs, more opportunities for the students. We are continuously in touch with the Haryana government. We are working on, you can say, creating more jobs in civil hospitals, PGI, AIIMS. Other than this, we are in touch with Planning Commission Haryana, coming up with state guidelines from the government. We are creating those streamlined guidelines, which can be followed by private hospitals and government hospitals. Other than this, we on our website we have blog section where continuously हम जितने भी research blogs होते हैं वो हम post करते हैं, which can read by students or young professionals. तो वो वहाँ से काफी सारे अपने आप को एक तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि आप वैकेंसीज जनरेट करवा के देंगे, आप सारी अपडेटेड नॉलेज के बारे में बताएंगे अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, और आप काउंसलिंग टाइप्स करेंगे अपनी ADP के थ्रू, ऐसा? यस मैम, वी आर ट्राइंग कि हम गवर्नमेंट को पुश करें, और गवर्नमेंट ही नहीं, हम एवरी स्टेट गवर्नमेंट और एवरी ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्रूट फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, वी आर ट्राइंग, वी आर कंटिन्यूसली पुशिंग देम कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पब्लिश करें, सो जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। बिकॉज राइट नाउ दिस इज़ द मेजर कंसर्न फॉर यंग प्रोफेशनल्स कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, है ना। दे आर डूइंग स्पेसिफिक स्टडीज़ कि वो मास्टर्स कर रहे हैं, बट उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। सेकेंडली, गाइडेंस का बहुत ज़्यादा एक तरह से अभाव है इस फील्ड में ना, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनको जाना किस साइड है। सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन इट कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, विच आई फेल्ट कि भाई जब मैं स्टूडेंट था
आई फेल्ट कि भाई मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कैसे मुझे अपने करियर को सेव करना है. So that's why we have come up with ADP. We have compiled all the national and international guidelines at one stop, है ना, ADP. So वहाँ से आप easily home page से access कर सकते हो. ओके, परफेक्ट सर, परफेक्ट. तो ये तो सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एडीपी का कि एक ही जगह पे हमें ऑलमोस्ट जो भी न्यूट्रिशन फील्ड से अपडेटेड नॉलेज है वो हम डिफरेंट फील्ड्स में ले सकते हैं, या फिर हमें वैकेंसीज के बारे में यहाँ से पता चल सकता है, या हमें काउंसलिंग भी आप जैसे बता रहे हैं कि वो प्रोवाइड की जा सकती है. Yes, ADP is working on some short-term courses और soon we will like launch it. हम अभी ट्राई कर रहे हैं अभी इनको एक तरह से जस्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया. इसके अलावा भी ADP इज वर्किंग ऑन ए बुक ऑल्सो. गीता होती है, बाइबल होती है ना, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन. अगर आपने देखा होगा जैसे एडवोकेट्स के पास पूरी एक बुक होती है जिसमें पूरा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप, तो वैसे ही वी आर वर्किंग ऑन ए बुक. तो अगर किसी भी स्टूडेंट को एडीपी को ज्वाइन करना है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, और क्या इसके सर मेंबरशिप फीस वगैरह वो सब कैसे रहता है सर? आप इजीली हमारी वेबसाइट पे www.adp.org.in लॉगिन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी. जैसे आप साइन अप पे जाओगे, एलिजिबिलिटी एंड मेंबरशिप फीस, इट इज ऑल देयर. सो जस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप जस्ट एक बार लॉगिन करो, चेकआउट करो, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल कि आपको इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहिए, सो गो फॉर इट. ओके, तो एक ही टाइप की मेंबरशिप है या डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबरशिप? There are 3 types of membership: student membership, lifetime membership, and one is specifically for active members कि कोई एक्टिवली इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के काम करना चाहता है, for them. ओके, ऑलराइट सर. सो थोड़ी सी मैं सर आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगी. तो जैसे कि सर आपने काफी रिनाउंड हॉस्पिटल्स एंड डायबिटोलॉजिस्ट, या फिर आप श्री अरबिंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी इंदौर, वहां पे बेरिएट्रिक सर्जन के साथ आपने काम करा, डॉक्टर मोहित भंडारी. लेकिन अब आप सर गवर्नमेंट जॉब में हैं इस टाइम. तो सर ये आपका टर्निंग पॉइंट कैसे आया, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में आपको क्या एक्सपोजर मिला, और इधर कैसे रहा आपकी जर्नी सर? ओके, सभी की तरह मेरी जर्नी भी स्टूडेंट से स्टार्ट हुई. बट माई एम्स वर क्लियर कि मुझे एक्सपोजर चाहिए जितना भी उसके ना. फर्स्ट 5 to 7 ईयर आई वॉज कंटिन्यूसली रनिंग आफ्टर एक्सपोजर. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखो कि भी एम्स में कैसे वर्क होता है, प्राइवेट सेक्टर में कैसे वर्क होता है, क्लिनिक्स में कैसे वर्क होता है, एंड देन देयर इज ए डिफरेंट नीश ऑल्सो कि भी डायबिटिक्स में आप क्या वर्क कर सकते हो, गैस्ट्रो में आप क्या वर्क कर सकते हो, बैरिट्रिक्स में आप क्या वर्क कर सकते हो. So that's why I was changing these organization. At the end, we all love our families. So yeah, right. That's why I settled for Civil Hospital Haryana, because of my family. This और भी reason था यहाँ पे settle होने का, because I wanted to serve my people first. ना कि भाई मेरी जो आसपास के लोग हैं उनको मेरी expertise का benefit ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके. Okay, that's really nice and inspiring, sir. तो since you have worked in AIIMS as well, तो AIIMS is a very renowned hospital जैसे कि आपको पता है. तो हर एक स्टूडेंट का ऑलमोस्ट ड्रीम होता है एम्स में एंटर करने का. तो अगर मैं बात करूं डायटेटिक फील्ड की, तो कैसे कोई भी स्टूडेंट जो है वो एम्स में एंटर कर सकता है, डायटेटिक स्टूडेंट? Okay, great question. Before entering into AIIMS, I just want to give a small warning. It is a big institute and every big institute comes with a lot of burden, है ना. तो काम आपके पास काफी ज्यादा रहेगा. So बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. ना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेगी. But there are majorly 4 ways to enter in AIIMS. Okay. One is through government job like AIIMS CRE exams or through SSC phase जो job recruitments होती है, तो आप AIIMS में permanent post ले सकते हो. Second is like you can enter in AIIMS through PhD also कि आप UGC NET JRF या CSIR NET qualify करो, and then there is a AIIMS का खुद का eligibility test होता है, वो clear करो, then you can start your PhD there, है ना. तो उसमें भी आपको डायरेक्ट एक तरह से एंट्री मिल जाएगी. अदर देन दिस देर आर रिसर्च प्रोजेक्ट. जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक PGI AIIMS, इनमें रिसर्च प्रोजेक्ट चलते रहते हैं. सो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट एज ए जॉब, शॉर्ट टर्म जॉब आप उसमें एंटर कर सकते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन सर आपकी ADP एसोसिएशन की तरफ से मिल जाएंगी? यस, इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट.
Okay. Since you have worked with very renowned diabetologist in Delhi, तो सर टाइप 1 डायबिटीज को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को लेकर क्या मेजर डिफरेंस रहते हैं? There are a lot of difference, no? Because type 1 is insulin dependent and type 2 is non-insulin dependent. Okay, type 1 is more of like genetic issue, and there is like majorly insulin plus carb countings and precision. But type 2 में क्या है, it is more of lifestyle related. तो वहाँ पे आपको just आपकी lifestyle को थोड़ा better करना होता है. You can take some medicines and you can manage it easily. बट जो टाइप 1 है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना. प्रिसीजन इज द की इन टाइप 1. ओके, ऑलराइट सर. तो टाइप 1 डायबिटीज में एक्सरसाइज का रोल रहता है सर? यस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टाइप 1, बट यू शुड नो विच एक्सरसाइज एंड हाउ मच. सो एरोबिक हेल्प्स lot cut down the sugars. It can lower your sugar levels if you are doing aerobics. But if you are doing intense exercise and anaerobic exercise, that can suit your sugars. You should know which exercises is beneficial for you. Secondly, longevity of your exercise. Yes, you can say long hours of exercise can land you into hypoglycemia. Okay. So आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो. उसी के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन एंड आपकी डाइट प्लान करनी पड़ेगी. ओके, अगर किसी को डायबिटिक एजुकेटर सर्टिफाइड बनना है, सर्टिफिकेशन की वेबसाइट्स हैं या क्या अप्रोचेस कर सकते हैं? ओके, एक्चुअली मैडम देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर कोर्स. सो द फर्स्ट इज लाइक IDF, International Diabetes Federation. Then there is NDEP, which provide free certified diabetic educator course. It is also very good. Personally, I have done certified diabetic educator course from NDEP. Then there is third is ideal course from ISPE. ISPE is again an organization. Then there is Speedcone, which also provides certified diabetic educator course in India. तो इसका सर आगे अपॉर्चुनिटीज में कैसा है बीइंग अ डायबिटिक एजुकेटर? Is it right now it is a booming field. There are a lot of pharma companies which are hiring like diabetic educators. Then there are doctors, diabetologists, endocrinologists, which needs a multidisciplinary team for their patients, because doctors don't have that much time to educate a patient. ओके. Yes. तो मतलब एक जनरल डाइटिशियन की जगह अगर हम अपनी स्किल्स को, अपने सर्टिफिकेट्स को अपग्रेड कर लें बीइंग अ डायबिटिक एजुकेटर, तो Yes. आपका अपॉर्चुनिटी जो है वो बेटर हो जाएगी. Yes, of course. It will increase tenfold. ओके. Yes. तो डायबिटिक एजुकेटर के अलावा कुछ और भी ऐसा है, कोई और भी Yes. ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो कर सकते हैं? So there are a lot of certification courses. जैसे हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में साई हमें प्रोवाइड कराता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन कोर्स. इसके अलावा देयर इज FODMAP कोर्स फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया. Then there is course in bariatrics. Okay, all right. Since you have worked with bariatric surgeon as well as a bariatric dietitian, तो इसका एक्सपीरियंस सर कैसा रहा आपका? और ऐसे नॉर्मल जनरल डाइटिशियन के कंपैरिजन में, या फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो एक बैरिएट्रिक सर्जन के साथ आप एक पेशेंट्स के लिए आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या मील प्लान करते थे, वो क्या एक मेजर डिफरेंस था उसमें? Bariatric is totally different. मैनेजमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो a lot of people is not aware about what is bariatrics. Oh yeah. Yes. So bariatric आप बोल सकते हो it is a life saving treatment. You have morbid obesity. अगर आप बहुत ज़्यादा obese हो और आपके पास कोई comorbidities है like diabetes, hypertension, you are suffering from heart issues, then you may go for life saving treatment bariatrics, है ना. bariatrics में कई सारी तरह की सर्जरीज होती है, लाइक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी इज देयर एंड गैस्ट्रिक बाईपास इज देयर, RYGB इज देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज. देन देयर इज बैंडेड सर्जरीज आल्सो. बट आजकल तो इतनी सारी डिवाइसेस आ गई है कि रोबोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पेशेंट रिकवरी इज वेरी फास्ट. बट द मेजर कंसर्न इज बैरिएट्रिक के बाद जो मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, उसको एक तरह से कोप अप करना पेशेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट एट द एंड वी हैव टू सी कि बेनिफिट्स ज़्यादा है किस चीज़ के या फिर नेगेटिव इफेक्ट. सो आई थिंक कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ओबीज है,
ना कोमॉर्बिडिटीज है, दे शुड कंसल्ट तो इनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में या न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंट किया जाता है? मतलब कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसे अगर जो हमारा ऑडियंस है जो पॉडकास्ट वॉच कर रहे हैं, जो मे बी प्लान कर रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैरिएट्रिक डाइटिशियन स्पेसिफिकली बनना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा ग्लिम्स चाहिए, तो क्या है इसमें, इसके स्क्रीनिंग में क्या डिफरेंट है या कुछ ऐसा? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। स्क्रीनिंग में नॉर्मल पर्सन के लिए हम जस्ट जनरल चेकअप रिकमेंड करते हैं ना, बट वेन एवर ए पर्सन इज गोइंग अंडर सर्जरी, सो हमें स्पेसिफिक पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, लाइक इफ बीपी इज कंट्रोल्ड और नॉट। जनरली जो ओबीज पेशेंट होते हैं दे आर डायबिटिक, तो हमें डायबिटीज को भी कंट्रोल करना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, देन ओनली वी कैन सर्जरी ना। हमें उनको सॉफ्ट या लिक्विड डाइट पे रखना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड एसोसिएटेड विद गट ऑल्सो, राइट। सो हमें पेशेंट 8 to 12 आवर्स एनपीओ भी रखना पड़ता है, देन वी गो फॉर इट। ये कि उसके बाद की जो मैनेजमेंट है इट इज़ क्वाइट ट्रिकी, एंड पेशेंट को काफ़ी 3 मंथ्स तक प्रीसीजन के साथ अपनी मील्स को प्लान करना पड़ता है, बिकॉज जब आपका गट एक तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंडर में गया है, so you have to take liquids only for the at least 7 days. Okay. There are phases different, like phase 1, like full liquid phase, semi-solid phase, then there is normal diet. तो आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी तो इसका जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो फिर पेशेंट का लाइफ लॉन्ग चलता है या फिर वो इवेंचुअली अडेप्ट कर जाते हैं? Actually क्या होता है कि when you are touch with your dietitian or doctor for a long period, like 6 months or 1 year, you get to know all the basics. आपको पता चल जाता है कब कैसे क्या करना है, but still we recommend them to visit your doctor or dietitian for every 6 months. तो जो भी इनकी चेकअप्स होती है वे हम चेकअप्स कराते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो प्रोटीन पाउडर्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, सो वो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं। ओके, वेरी नाइस। मतलब पहले कुछ महीने आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी जो पेशेंट है उसको इन टच रहना पड़ेगा विद द डाइटिशियन, एंड आफ्टर 6 months और सो वो विजिट कर सकते हैं अपने डाइटिशियन। सिंस आप अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपने ये जर्नी कब स्टार्ट करी और किस तरीके से आप एंटर करे? कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़े आपको? ऑफ कोर्स, टू एंटर इन ए गवर्नमेंट सेटअप यू हैव टू क्लियर एग्जाम। अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है थ्रू इंटरव्यूज, बट दे आर वेरी लिमिटेड एंड मोस्टली इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, कि अगर आपको 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, बट जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो एग्जाम बेस्ड ही होते हैं। सो आई हैव क्रैक्ड HSSC एग्जाम टू एंटर सिविल हॉस्पिटल्स, and also I would like to share that I am the president of all Haryana civil dietitians. So other than this, I have cleared dietitian exam for Railway Recruitment Board and AIMS CRE exam. So there are lot of exams which students can pursue. RRB is there, रेलवे के हॉस्पिटल्स के लिए वो हायर करते हैं डाइटिशियन। देन देयर इज पैरामिलिट्री, CAPF इज देयर, उनके कंपोजिट जो ग्रुप सेंटर्स होते हैं है ना, कैंप्स होते हैं, उनमें हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे डाइटिशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अदर देन दिस आर्मी ऑल्सो हायर डाइटिशियंस फॉर देयर हॉस्पिटल्स एंड AIMS, PGI, सो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट all them. तो ये सब की इंफॉर्मेशन सर ADP की वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। कोई भी मास्टर्स का स्टूडेंट है तो वो कैसे डिसाइड करे कि अब उसे आगे PhD की तरफ जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ या प्राइवेट जॉब की तरफ, किस तरीके से डिसाइड कर सकता है? That's a valid question, Dr. Gurleen, and I think this is the most important question of this podcast, right? So I would suggest if you are coming from a strong background, तो आप PhD में डायरेक्ट ले सकते हो एडमिशन, है ना, थ्रू क्लियरिंग UGC नेट। बट अगर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा लो है, सो आई मस्ट से कि भी आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो एंड गो फॉर JRF, क्योंकि JRF में क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से ना, एंड फॉर JRF इट इज अराउंड 45,000, फॉर SRF इट इज अराउंड लाइक 53,000 पर मंथ। Okay. So it will be like a job only. So आप 5 साल के लिए एटलीस्ट सिक्योर हो जाओगे। There are a lot of opportunities in government sector आफ्टर PhD ऑल्सो। तो सर जैसे कि हम इतने सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या इसका सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें इसका अपडेट पता चले, सिलेबस पता चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पता चल सके, और हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें? There are a lot of questions, Dr. Gurleen, but don't worry, I will answer one by one.
थैंक यू एक्चुअली क्या है कि आपको मोस्टली वेबसाइट्स है ना, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी हमारी एडीपी की वेबसाइट पे मिल जाएगी. दैट अगेन आई वांट टू reiterate www.adp.org.in. Let's come to the specific point. ना UGC NET. I don't want to brag, but I think this is the easiest exam of my life because इस एग्जाम में ना तो नेगेटिव मार्किंग है, ना ही टाइम कंस्ट्रेंट है. इट कंटेन्स 150 क्वेश्चंस है ना, एंड आपको 3 आवर्स में ये अटेम्प्ट करने होते हैं. यूजीसी नेट कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 हर एक फील्ड के लिए सेम होता है, बट पेपर 2 टेक्निकल होता है, फील्ड स्पेसिफिक होता है. सो आई थिंक अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, लाइक आई वांट टू से कि मैंने 15 days में along with my job I cracked NET JRF. So I think anybody can do it. You just need to follow the right approach. Okay. So my approach is I want to share with you all. There are a lot of mock test apps like Testbook आप follow कर सकते हो. There are few books like KVS Madan या अरिहंत की paper 1 paper 2 books आप follow कर सकते हो. एंड YouTube is also available कि आपको एकदम से क्रिस्पी अगर कुछ देखना है तो आप इजीली वहाँ से क्रैश कोर्स या कुछ भी मैराथन्स वगैरह देख सकते हो. सो जस्ट गो फॉर टेस्टबुक ऐप. वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे. अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको लगता है कि 3 महीने में मेरा एग्जाम है, गो फॉर इट. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो अप्रोच है ना वो आपकी एग्जाम बेस्ड होती है. कि जो आपको क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन करते हो, उसके आपको 4 आंसर मिलते हैं, तो अल्टीमेटली जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है ना वो आपके कवर हो जाते हैं डायरेक्टली. तो पेपर 1 जैसे आपने बताया ये जनरलाइज है सबके लिए. Yes. तो पेपर 2 में सर फिर न्यूट्रिशन के लिए हम कैसे स्पेसिफिकली वो चूज करते हैं, और उसकी भी हमें स्पेसिफिकली प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक ऐप से हो जाएगी? यस यस, ओके. आप कर सकते हो. देन देयर इज लाइक बुक्स आल्सो ना, केवीएस मदान, अरिहंत बुक्स ना, तो वो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ले सकते हो. पेपर 1 इज जनरल, लाइक उसमें आपका एप्टीट्यूड आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, कंप्रीहेंशन आ जाता है, दैट्स इट. तो आप इजीली क्रैक कर लोगे. ओके. सो पेपर 1 इज 6 सिलेबस है, तो आप इजीली उसको उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. पेपर 2 आपका टेक्निकल है, सो ऑलरेडी आपकी कमांड अच्छी होती है, तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो पेपर 2 में सर सारे न्यूट्रिशन बेस्ड ही Yes. सब्जेक्ट्स रहते हैं? अगर हम न्यूट्रिशन से बात करें तो इट इज़ जनरली अंडर होम साइंस कैटेगरी, जहाँ पे मोस्टली मेजरली पार्ट आप बोल सकते हो 75% इज न्यूट्रिशन बेस्ड. देन देर इज सम कोर सब्जेक्ट लाइक टेक्सटाइल विच इज रिलेटेड टू होम साइंस, ओके. बट दैट्स मैनेजेबल आई थिंक. ओके. ओके. Yes. तो इस तरीके से कुछ आपने जो एप्लीकेशंस बताई हैं, कुछ आपने बुक्स बताई हैं, तो हम 3 to 4 months का टाइम पीरियड अगर एक Obviously. प्रॉपरली स्टडी करके रखें तो इजीली ये एग्जाम को क्रैक किया जा Yes, सकता है. अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे अगर आप देते हो इस एग्जाम को, यू कैन इजीली क्रैक इट. ओके. Yes. तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं? ओके, यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग है ना, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज ए टीचिंग फैकल्टी आप अप्लाई कर सकते हो. यू कैन गेट इट इजीली. अदर देन दिस आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो. इफ यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड, एलिजिबल फॉर पीएचडी. देन देयर इज जेआरएफ. अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है तो इट विल बी बेटर फॉर यू, है ना, क्योंकि आपको फिर स्कॉलरशिप में मिलेगी. तो आपको एक होता है ना, इकोनॉमिकली एंड मेंटली आप स्टेबल रहोगे. यू डोंट नीड टू हंट फॉर जॉब्स. ओके. इट विल गिव यू स्टेबिलिटी. तो मतलब हम एग्जाम्स क्लियर करके पीएचडी की तरफ भी जा सकते हैं, हम डायरेक्टली जॉब भी ले सकते हैं. Yes. और जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं वो भी इस एग्जाम से कुछ जॉब्स क्लियर हो सकती हैं? यस यस, ऑब्वियसली एट द एंड मोर और लेस सब जगह का सिलेबस सेम ही रहता है ना. Okay. आप वहाँ पे भी एग्जाम में भी न्यूट्रिशन डायटेटिक्स पढ़ते हो, यहाँ पे भी आप न्यूट्रिशन डायटेटिक्स पढ़ते हो. तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम. आप एक एग्जाम की तैयारी करोगे, आपके 5 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी. तो इसके साथ कोई ऐसा इंडिकेटर है कि जिससे हम बता सकें या समझ सकें कि ओके, नाउ आई एम एट द राइट प्लेस? यस, देयर आर 2 इंडिकेटर्स लाइक विच आई सपोज, है ना. मैं अपनी लाइफ में वही फॉलो करता हूँ. इफ लर्निंग इज गुड देन आई कैन स्टे. इफ अर्निंग इज गुड देन आई कैन ऑल्सो स्टे. एंड इफ बोथ आर देयर, दैट इज द बेस्ट जॉब. And if none is there, then you should exit it. ओके. Yes. ओके. It is so simple. काफी इजी और रिलायबल सा इंडिकेटर बताया सर आपने. Yes. ओके. तो चलिए, डिग्रीज के अलावा कोई ऐसे 3 स्किल जो एक डायटेटिक स्टूडेंट को स्टैंड आउट करते हैं? Dietitian should be patient because at the end we have to listen carefully. You know, जो भी patients हमारे पास आते हैं, they have stories, they have
lot of things which go unheard. अगर वो नहीं सुनेंगे they won't follow your advice. So हमें थोड़ा सा patient होना पड़ता है. Then only we can counsel a patient very efficiently. Second thing is counseling technique. Okay, it should be good. है ना, हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई पेशेंट चाहता क्या है. एट द एंड ना उनके जो कंसर्न है उनको अपने माइंड में रखे वी शुड प्लान देयर ट्रीटमेंट. थर्ड थिंग इज मोरल एंड एथिक्स वैल्यूज, राइट. जहाँ भी आपको लगे कि इट इज नॉट मोरली एंड एथिकली राइट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो ए डाइटिशियन शुड बी मोरली एंड एथिकली गुड. ऑलराइट सर, तो आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल डाइटिशियन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? ओके, वैसे ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं, बट स्टिल आई वांट टू शेयर वन लाइन. ए सक्सेसफुल डाइटिशियन डजंट जस्ट चेंज द डाइट्स, है ना, इट चेंजेस लाइव्स. वाओ, ग्रेट. तो मतलब ये ना हो कि सिर्फ डाइट्स ही चेंज हो रही है, एक्चुअल में लाइफ्स पे इम्पैक्ट होना चाहिए. वर्क शुड इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल पीपल. उनमें आपको दिखना चाहिए कि चेंजेस हो रही है उनकी लाइफ में, दे आर गेटिंग बेटर. ओके, वेरी नाइस. तो ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था डाइटिशियंस के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. इतना सारी चीजें बताने के लिए, इतने सारे एग्जाम्स हैं और इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे बैरियाट्रिक डाइटिशियन या हम टाइप 1 डायबिटिक के लिए स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं. और आपने बहुत बड़ी एसोसिएशन स्टार्ट करी है जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डाइटिशियन स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग भी हैं. आई मस्ट से इट्स अमेजिंग वर्क डन बाय यू सर. थैंक यू सो मच मैम. इट इज जस्ट ए कलेक्टिव एफर्ट. वी आर जस्ट ट्राइंग कि इस फील्ड के लिए कुछ बेटर कर पाए. दैट्स इट. वी आर स्टिल ए लर्नर एंड वी ऑलवेज विल बी लर्नर. वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर.